कल जो स्टेटमेंट बताया था उसको ध्यान से पढ़िए। कल किसकी क्लास थी इसमें, तुम्हारी क्लास में जो तुम बैठे थे? तो अभी तो सर 11:45 से क्लासेस चलती हैं। शमशाद सर ही पढ़ाए होंगे। नहीं, वो नहीं पढ़ाते समय के। अच्छा, हरिओम सर की क्लास थी कल। सर इंग्लिश बोले होंगे, पढ़ाते हैं वो। रिकॉर्ड हो रहा है सर। क्या पढ़ाते हैं सर मतलब कितना अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, हम भी वही से पढ़े हैं। लैंग्वेज की नहीं है। अरे हम भी वहीं से पढ़े हैं बेटा। देखिए इस मामले में मैं बहुत लकी था, लकी इन द सेंस कि गोरखपुर का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन था और जो बेस्ट टीचर्स थे उनसे हमने पढ़ाई लिखाई की है, चाहे इंटर का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो। इंटर में गोरखपुर के एक टीचर थे पढ़ाता प्रसाद श्रीवास्तव, पहले पढ़ाते थे बेला में। अब तो एक्सपायर कर गए वो, एक्सपायर कर गए वो। तो वो जो थे पढ़ाते थे हम लोगों को, और वो मेरे फादर को पढ़ाते थे। फादर को मेरे पढ़ाए थे, मेरी पूरी फैमिली उनसे पढ़ी है। तो जब हम पढ़ने गए तो ऐसे बताया, क्या देखो ऐसे ऐसे चौक को ऐसे उठाएंगे, ऐसे चौक उठाएंगे और ऐसे और चला के इसे मारेंगे, जिसको लगेगा उससे सवाल पूछते थे। और उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। पिन ड्रॉप का मतलब अभी भी, मतलब आजकल तो बच्चे इतने बदमाश होते हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, पर उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। अगर कोई कुछ बोल दिया तब तो फिर गया। और आप नोटिस किए होंगे कभी भी वो 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, 40 से 45 मिनट मैक्सिमम। टाइम से नहीं छोड़, टाइम तो पहले ही छोड़ देते थे। 40 से 15 पढ़ाते थे, पर फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते थे, और वही उनकी जो है मतलब स्ट्रेंथ भी थी। फिर जब अभी तो एक साल या 2 साल, एक साल या 2 साल पहले एक्सपायर कर गए वो, 2 साल पहले एक्सपायर कर गए। हम लोग छोटे थे तो जैसे मेरा घर उनका घर एकदम आमने सामने था, तो इतने बच्चे पढ़ते थे कि जब छूटता था, आप मेरे कभी घर आइए, आप दिखाएंगे हम लोग की बाउंड्री टेढ़ी हो गई है। बच्चे क्या करते थे, साइकिल उसी पे लगाते थे, और साइकिल कितना प्रेशर होता था कि दिवाली हम लोग का पूरा टेढ़ा हो गया है। और जब बच्चे छूटते लगता था कि थिएटर से फिल्म नहीं छूटी है, इतनी भीड़ हो जाती थी। नहीं, वो गोरखनाथ वाला नहीं, गोरखनाथ से पहले हम लोग कॉलोनी में रहते थे, जाफरा बाजार में, एकदम घर के ठीक सामने घर था। तो हम लोग खेलते वेलते थे तो चाचा चिल्लाए वहाँ से, ओए दादा पढ़ा रहे मत चिल्लाओ। जेन्युइन आदमी थे वो। हाँ पढ़े, उनसे ही पढ़े हैं, और वो भी खतरनाक टीचर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा दें तो वो कोई लेवल ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा दें वो उसका शहर में कोई नहीं पढ़ा सकता है। और नॉमेनक्लेचर तो उनसे अगर आप पढ़ लेंगे ज़िंदगी भर, हम लोग कभी तक नहीं भूला नॉमेनक्लेचर जो पढ़ाए थे वो। और वो कहते थे कि जितने कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के सबका लिख ले जाएंगे नाम आप। वो बोलते होंगे नॉमेनक्लेचर पढ़ाए होंगे, क्या होंगे, जितने कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के सबका नाम आप लिख ले जाएंगे। बहुत खतरनाक टीचर थे वो, कभी नहीं भूलेगा। चलिए पढ़िए, देखिए पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट पढ़ करके बताइए। ई का बेटा पढ़ लो, दोनों स्टेटमेंट का पढ़ लो। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो प्रिंसिपल थे डीएवी में, तो वहाँ पर रत्ना सर की पोस्टिंग थी। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे जो पापा थे चाचा थे, ये लोग किसी के यहाँ भी जाके पढ़ लेते थे फ्री में, क्योंकि सब लोग जानता था किसके लड़के हैं। तो पापा चाचा ये लोग फ्री में पढ़ते थे, 2-2 3 टीचर के यहाँ लोग ऐसे ही पढ़ लेते थे। सही से किसी के यहाँ लोग नहीं पढ़े, सही से किसी के यहाँ लोग नहीं पढ़े, पर हर जगह जाते थे पढ़ने, टहलते घूमते। मेरी कॉलोनी में एक भैया कहे, हम पहले दिन गए पढ़ने, जब वेक्टर वैसे बनवाए, उल्टा ऐसे सीधा ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद जो डर हमको लगा, हम आज तक नहीं गए पढ़ने उनके पास। टेल से हेड पे जाना होता था। अरे अलग लेवल के लोग थे यार वो लोग, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए वो लोग, अपने लिविंग टीचिंग लेवल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, कभी नहीं किए। और यही उनकी स्पेशलिटी थी, अंतिम समय तक पढ़ाए
और जिस एटीट्यूड पे पढ़ाते थे उस एटीट्यूड पे पढ़ाया, कभी एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। तो कहाँ यहाँ बैठे हो नालायक, जल्दी पढ़ो। नहीं नहीं, उनकी तबीयत खराब रहती थी और उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत डैमेज रहती थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अफेक्टेड रहती थी। उनको अगर आप घर पे देखेंगे, कभी आप लोग घर तो गए नहीं होंगे, घर पे कभी अगर आप उनको देखेंगे घर पे रहते हैं बात करते हुए, आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि यार वही आदमी है। इतने सीधे, इतने सिंपल तरीके से घर पे रहते थे, एकदम प्यार से बोलते थे, और क्लास में घुसते ही पता नहीं क्या हो जाता था उनको। चलिए करिए, जल्दी करिए, पढ़िए, देखिए, समझिए, देखिए दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ के समझिए और समझाइए क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझाइए। काम कर ले जाए, कुछ काम कर ले जाए, कुछ। क्यों नहीं पॉसिबल है, कब नहीं पॉसिबल है? एग्जैक्टली पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिना रिजेक्शन ऑफ हीट के हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप समझिए पहले, मतलब क्या कह रहा है ये भाई, आपको पता है कि जिस डिवाइस से हम हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं वो डिवाइस हमारा क्या है? इंजन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं हम? इंजन कहते हैं। और हम करते क्या हैं? हीट लेते हैं, वर्क डन हमको मिलता है। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट से वर्क डन अगर आपको चाहिए तो हीट से वर्क डन आपको तभी मिलेगा जब कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, वेस्ट करेंगे। किसको वेस्ट करेंगे आप? सिंक को। मतलब बिना सिंक के हीट से वर्क डन पाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको हीट से वर्क डन चाहिए तो कम से कम 2 हीट रिजर्वायर आपके पास होने चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा? सिंक होना चाहिए। तो ये उस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपको हीट से वर्क डन चाहिए तो आपके पास 2 रिजर्वायर होने चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्लाइसिस का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर आपको हीट का फ्लो कराना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तो बिना काम किए सिस्टम पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हीट का फ्लो किधर से किधर होता है? हॉट से कोल्ड की तरफ। ये नेचर है। अगर नेचर के अगेंस्ट आप जाएंगे तो सिस्टम पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये सब सवाल आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सब सवाल जो अभी आपको हम बता रहे हैं ना, अगर अचानक से आपके सामने आ जाता या जिस बैच में अचानक से आया होगा, बच्चे नहीं कर पाए होंगे। क्यों नहीं कर पाए होंगे? क्योंकि वह पहली बार आया था, इस तरीके से पढ़ाया जाता नहीं था। आप लोग के सामने एक रेफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट में जो बच्चे आए उनके साथ दिक्कत है, उनका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पढ़ाने वढ़ाने का। 6 सेमेस्टर उन लोग का एग्जाम हो गया है। तो एक फ़ायदा तो है कि 2 बार स्कोर कर सकते हैं, वो टेस्ट मैच खेलना है, वो फर्स्ट इनिंग में दूसरी इनिंग में सेंचुरी मार दी है। आप लोग का 20-20 होता है, चले तो चले, नहीं तो आउट, है ना? तो जो ये बच्चे आए हैं CBCS सिस्टम कहते हैं इसको, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम कहते हैं, तो उसमें जो है 2 बार ऑप्शन होता है स्कोर करने का। पर सेमेस्टर सिस्टम में क्या हो जाता है, कभी कभी सेमेस्टर बहुत सिकुड़ जाता है। जैसे पिछले साल कोरोना बुआ आ गई थी आपकी, जब कोरोना बुआ आई थी तो कोरोना बुआ ने क्या किया था, सब सिस्टम उथल पुथल कर दिया था। अब उथल पुथल होने की वजह से जो MSc के बच्चे थे उनका सेमेस्टर 1.5 से 2 महीने का चला था। अब तो जो 6 महीने की पढ़ाई 2 महीने में क्या होगी, समझ रहे आप ना? तो सेमेस्टर सिस्टम का ये ड्रॉबैक रहता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं उनके पास है। भाई आपके पास तो अनसॉल्व्ड है, या ऐसे सवाल पूछा गया था, इनके पास क्या कुछ नहीं है। इन लोग तो एकदम ब्लैंक हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस भी चेंज हो गया है। भाई सिलेबस भी अगर वही होता जो आप लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, सिलेबस भी वो नहीं है, पूरा पैटर्न ही बदल गया है, पूरा पैटर्न बदल गया। पेपर नहीं, तुम लोग नहीं फेस करो, तुम लोग का रेगुलर चलेगा, तुम लोग का रेगुलर चलेगा। जैसे जब चेंजेस होते हैं तो फर्स्ट ईयर से होते हैं, फिर फर्स्ट ईयर के बाद उस बैच में सेकेंड ईयर में चेंज होता है, फिर थर्ड ईयर में, और फिर वही चेंजेस क्या हो जाते हैं, मतलब कस्टमाइज हो जाते हैं। तुम लोगों के बाद तुम लोग ठीक ठाक थे कि कट ऑफ पोजीशन पे थे, निकल लिए धीरे से, है ना? वरना अगर तुम लोग का भी दाएं बाएं हुआ होता, मामला गड़बड़ हो गया होता। ठीक है? तो CBCS सिस्टम में जो है ये होता है कि भाई थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ा, क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं रहता है। और ये भी बात सही है कि किसी के पास शहर में
बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाने का अनुभव नहीं है, चाहे वो 50 साल से क्यों ना पढ़ा रहा हो। कैसे पढ़ाएगा भाई, पहली बार आया सिस्टम, किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। सब लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने बच्चों से कल कहा, फर्स्ट ईयर क्लास में बच्चों से कहा, भैया देखिए आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा वो हम भी करेंगे, यूनिवर्सिटी ने भी किया है, टीचर भी करेंगे, कॉलेज के भी टीचर करेंगे, कोचिंग के भी टीचर करेंगे। हम आप सक्सेसफुल होते हैं कि फ्लॉप होते हैं वो बाद में पता चलेगा, पर एक्सपेरिमेंट ही है, ये एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि रेफरेंस इन लोग के पास नहीं है। और जैसे हम लोग हैं तो हम लोग एमएससी पढ़ाते हैं, एमएससी पढ़ाने की वजह से हम लोग को थोड़ा सा अनुभव है सीबीसीएस सिस्टम का। अब जो एमएससी नहीं पढ़ाता उसको तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि सीबीसीएस सिस्टम में क्या होता है। तो ले दे के तब भी जो फैकल्टी है कुछ उसको नॉलेज है एमएससी पढ़ाने के नाते सीबीसीएस सिस्टम का। अदरवाइज शहर में बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वो तब तो एकदम ब्लाइंड खेलना है, वो उनको पता ही नहीं क्या करना है। हाँ, उनको पता नहीं, वो ब्लाइंड खेलना है एकदम, उनको कुछ नहीं पता है क्या करना है। चले तो चले, नहीं तो आउट, वो वाला सिस्टम है। यहाँ कम से कम कुछ पता है, कुछ हद तक पता है कैसे सिलेबस ख़त्म करना है, कैसे एक्सपीरियंस है ही पुराना, कैसे सिलेबस ख़त्म करना है। फर्स्ट ईयर का तो नहीं है, पर जो एमएससी का सिलेबस था वो यहाँ पे क्या होगा, काम आएगा। ये एक है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। दोनों पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखिए स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका सार निकल करके यही आ रहा है कि 2 रिजर्वॉयर के बिना हीट से वर्क डन का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तरफ हीट का फ्लो कराना है तो सिस्टम पर क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखिए, पैराग्राफ के लिखिए। टू शो, देखिए इससे ही है, कहानी है ये। टू शो, पैराग्राफ के लिखिएगा, टू शो इक्विवेलेंस, टू शो इक्विवेलेंस in both statements, to show equivalence in both statements, let us consider an engine, E, which takes heat H1 from a hot body and convert it completely into work done, without giving any heat to the cold body, ओके। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। ये क्या है बेटा, हॉट बॉडी है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, अभी कहाँ पता क्या है, कुछ होगा। कोल्ड बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। कोरोना बुआ आई थी तो डेड बॉडी की संख्या बढ़ गई थी। कोरोना बुआ आपकी। चलिए यहाँ ई नाम दे दीजिएगा, ठीक है, ई नाम दे दीजिएगा। ये बेटा H1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से हमको मिल रहा है और वर्क डन हम कर रहे हैं। W इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हमारा H1 के यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर एक और डायग्राम बना दीजिए। यहाँ से आप H2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं और आप इसको हीट जो दे रहे हैं वो है H1 प्लस H2। पहले डायग्राम बनाइए, अभी आप समझ जाएंगे। पहले डायग्राम बनाइए, अभी आप समझ जाएंगे।
फिर डायग्राम बनाइए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आर नाम दीजिएगा, आर। अभी आर क्या है आप समझ जाएंगे। ये बीच में डायग्राम बनवाते इसलिए डायग्राम बना दिए, पहले समझा के डायग्राम बनाना चाहिए था, पर चलिए बना लीजिए पहले। अब इसी तरह आप समझेंगे क्या है क्यों है। हो गया भैया? छापते रहिए, दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अरे यार आए ज्वाइंट क्यों रहेगा? हम ये मान रहे हैं ना कि हम बिना एक्सपेंडिचर, मतलब बिना हीट रिजेक्ट किए हुए वर्क डन से क्या पा रहे हैं? हीट पा रहे हैं। मतलब हीट से क्या पा रहे हैं? वर्क डन पा रहे हैं। चल ठीक है ना? चल लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए पैराग्राफ चेंज, लिखिए इट इज़ अगेंस्ट द, पहले लिख लीजिए तब आप समझ जाएंगे, लिखते ही आप समझ जाएंगे। इट इज़ अगेंस्ट द, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये यार 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे इसको समझिएगा। इट इज़ अगेंस्ट द केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, इट इज़ अगेंस्ट द केल्विन्स प्लैंक्स स्टेटमेंट, ठीक है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नाउ सपोज अ रेफ्रिजरेटर, कैपिटल R, suppose a refrigerator, capital R, working between the same hot and cold bodies, takes heat H2 from the cold body, has work done W in bracket लिखिएगा W is equal to H1, has work done W in bracket W is equal to H1 upon it by an external agent, and gives out heat H1 plus H2 and gives out heat H1 plus H2 to the hot body, H1 plus H2 to the hot body. The refrigerator capital R, does not violate the law, but both E and R together form a device,
together form a device. E and R, capital E and capital R, but both capital E and capital R together form a device, together form a device which transfers an amount of heat H2, an amount of heat H2 from a cold body to a hot body with no external energy source, This is clearly against the Clausius statement. 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 ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. Hence we conclude that Kelvin Planck statement and Clausius statement about second law of thermodynamics are equivalent to each other. एक बार जरा पूरा पढ़ डालिए तो. आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. एक बार जरा पूरा पढ़ डालिए, फिर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं. एक बार पूरा पढ़ डालिए. एक बार जरा पूरा पढ़ डालिए, देखिए क्या कह रहा है. समझ में आ भी जाएगा आपको, बहुत मुश्किल नहीं है ये. पढ़ लिया? पढ़िए, देखिए पूरा समझ जाएंगे आप, बहुत मुश्किल नहीं है. देखिए एक लाइन में आप बात समझिए, देखिए हो क्या रहा है. देखिए बात समझिए. आप एक इंजन ऐसा, इनपुट पे देखिए, इनपुट पे क्या हो रहा है. इनपुट पर आप एक ऐसा इंजन कंसीडर कर रहे हैं, जो वर्क डन को बेटा किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में. पर वो हीट कोई भी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है ना. तो क्लैशियस के अगेंस्ट है कि नहीं अगेंस्ट है ये, सॉरी केल्विन प्लैंक नियम के अगेंस्ट है कि नहीं अगेंस्ट है ये. ठीक. फिर आपने क्या किया, आपने एक रेफ्रिजरेटर कंसीडर किया. ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपने कंसीडर किया और आपने क्या किया कि जो वर्क डन हो रहा था उसको आपने इस पे क्या किया, अप्लाई कर दिया. वर्क डन को जब आपने इस पे अप्लाई किया तो हुआ क्या, कोल्ड बॉडी से उसने H2 अमाउंट ऑफ हीट लिया, हॉट बॉडी को क्या कर दिया, दे दिया. ठीक. पर अगर दोनों डिवाइस को हम मिला दें तो इनपुट पर हमारा क्या हो रहा है, इनपुट पर एक ऐसा डिवाइस काम कर रहा है बेटा
जो हॉट बॉडी से हीट तो ले रहा है पर कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। और आउटपुट पर जब आप देखेंगे तो हो क्या रहा है, आउटपुट पर ओवरऑल कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। आउटपुट जब दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बाहर से आप कोई वर्क डन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बाहर से आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका हीट ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। मतलब क्लैशियस स्टेटमेंट को अगर आप मना रहे हैं तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लैशियस स्टेटमेंट और ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लैशियस स्टेटमेंट आपस में कैसा है बेटा, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरा भी फॉलो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है, अगर एक फॉलो नहीं हो रहा दूसरा भी फॉलो नहीं हो सकता। इसको आप एक काम करिएगा, घर पे जा करके पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। घर पे जाके पढ़िएगा। होता क्या है ना, देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ अलग से आए हैं तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। कल भी हमने आपसे कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना पढ़े हों। आप रेफ्रिजरेटर और इंजन को कंबाइन कर चुके हैं। कहाँ आपने किया था, जब कार्नोट थ्योरम आप प्रूव कर रहे थे तब। तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बस अलग से पढ़ाने की वजह से लैंग्वेज थोड़ी सी बेटा क्या हो गई है, इसमें टफ हो गई है, ठीक है ना। तो घर पे जा करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। नहीं आएंगी आप बताइएगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसको समझाएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई वाली, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। बात आपको समझ में आ जाएगी, समझ में आ भी गई होगी बहुत लोगों को। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये भी देखिए बहुत अनोखा टॉपिक है, ये भी बहुत अलग से पूछा गया है, ठीक है। ये सब अलग वाले टॉपिक हैं, अलग थलग टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं पर कभी कभी पूछ दिए गए हैं। जैसे हम बता रहे हैं बेटा, एक चीज़ समझ लीजिएगा आप, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। किताब से अगर आप पढ़ने जाएंगे 10 किताब में 10 तरह की बातें दी गई हैं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे ही आप पढ़िएगा। किताब से आप पढ़ेंगे तो सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, पर हो सकता है नोटेशन कुछ और हो जाए, तरीका समझाने का कुछ और हो जाए, ठीक है ना। तो जो हम लिखा रहे हैं बेटा लिखिएगा उसी को। किताब से पढ़ने में कोई डाउट आपको लगता है आप लाइएगा, आपको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, समझा देंगे, आपको दिखा देंगे कैसे दोनों सेम बातें कही गई हैं, ठीक है ना। पर बेटा जो हम लिखा रहे हैं उसको उतना ही लिखना है और वही लिखना है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको ना जानना है ना जानने की ज़रूरत है, उतने में बहुत काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, किताब से आप पढ़ेंगे एक अक्षर आपको समझ नहीं आएगा, गारंटी मेरी है, पर यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्योंकि हम समझा देंगे और वैसे ही लिखना भी एग्जाम में। चट्टोपाध्याय की किताब से मैच करेगा आपका। चलिए चट्टोपाध्याय तो इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब है यार। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, इन ऑर्डर टू स्टडी। एक किताब में आपको पूरा सिलेबस बीएससी का नहीं मिल सकता, समझ रहे हैं आप ना। क्योंकि जो किताबें लिखी जाती हैं बीएससी की वो यहाँ के राइटर तो लिखते हैं नहीं, फॉरेन राइटर्स लिखते हैं या नेशनल लेवल के राइटर्स लिखते हैं। तो एक किताब में पूरा सिलेबस आपको नहीं मिल सकता है। और जिसने सिलेबस बनाया था वो और अच्छे लोग थे, वो ऐसा सिलेबस बनाए भी हैं कि किताब में ना मिले, क्योंकि एक किताब में मिलेगा तो बच्चा उनसे ज़्यादा जान जाएगा। बच्चे को कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने 2-3 तरह की किताबों का रेफरेंस लिया है ना। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एक किताब में नहीं, या टॉपिक ऐसा है सिलेबस का जो आपको एक किताब में नहीं मिलेगा। तो कितनी किताब खरीदेंगे आप। मैथ्स में तो चलिए प्रैक्टिस करना होता है, समझ में आ रहा है, फिजिक्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए फिजिक्स में हम कहते हैं लाइब्रेरी से निकाल लिया करिए, लाइब्रेरी से आप निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, लाइब्रेरी से निकाल कर पढ़िए। मैथ्स में किताब खरीदना पड़ेगा, फिजिक्स में अगर फिजिक्स में आपका बहुत इंटरेस्ट है, एमएससी करना चाहते हैं आप, तब बात दूसरी है। अदरवाइज़ कोशिश ये किया करिए कि फिजिक्स पढ़ना है अगर तो लाइब्रेरी से किताब निकाल लीजिए। और डीएवी जैसे कॉलेज में आप तो लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे, तो किताब कहाँ से होगा, है ना। तो ये भी दुर्भाग्य है आप लोगों का, ठीक है ना। पर जो लोग भी जहाँ भी हैं अगर लाइब्रेरी वहाँ ठीक ठाक है तो जाके किताब आप क्या कर लिया करिए, निकाल लिया करिए, ठीक है। चलिए देखिए, इन ऑर्डर टू स्टडी various physical phenomena of thermodynamics, in order to study various physical phenomena of thermodynamics, the common scale of temperature
the common scale of temperature, the common scale of temperature, that is absolute scale of temperature, that is absolute scale of temperature, absolute scale of temperature is to be required, absolute scale of temperature is to be required, is to be required. Absolute scale of temperature is also known as, absolute scale of temperature is also known as, is also known as, is also known as Kelvin scale, Kelvin scale or perfect scale, Kelvin scale or perfect scale, Kelvin scale or perfect scale, or thermodynamic scale of, Kelvin scale or perfect scale or thermodynamic scale of, or thermodynamic scale of temperature, or thermodynamic scale of temperature. The theory of scale, the theory of scale, the theory of scale is in accordance of, the theory of scale is in accordance of, is in accordance of, the theory of scale is in accordance of, is in accordance of, accordance of Carnot's theorem, is in accord, छूट गया क्या, is in accordance of Carnot's theorem, is in accordance of Carnot's theorem. ठीक है, चल, is in accordance of Carnot's theorem, लेकिन that is बोले ना भैया कि रुक जाए, that is working of heat engine, that is working of heat engine, that is working of heat engine. फिर लेके पर ऑप्शन करिए, कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर a heat engine, consider a heat engine, consider a heat engine which takes heat, consider a heat engine which takes heat, which takes heat H1, which takes heat H1, H1 from the source, which takes heat H1 from the source, from the source, H1 from the source at temperature, at temperature, at temperature theta 1, at temperature theta 1, at temperature theta 1, and system rejects heat, and system rejects heat, and system rejects heat, and system rejects heat H2, H2, H2 to the sink, to the sink, to the sink at temperature, at temperature theta 2, at temperature theta 2 such that theta 1 is greater than theta 2, such that theta 1 is greater than theta 2. फिर लिखिए, then the efficiency of heat engine, 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 then the efficiency of heat engine is given by, is given by, is given by eta is equal to 1 minus H2 upon H1, और ये किसका फंक्शन ले रहे हैं आप, थीटा 1 कॉमा थीटा। मेरी बात ध्यान से समझिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, करना क्या है इसमें। आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ईटा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 पे, 1 माइनस T2 अपॉन T1 पे, ये होता है ना, फॉर्मूला ये होता है एफिशिएंसी का, आपने पढ़ा है, ठीक। अब T1 और T2 क्या होता है, टेम्परेचर होता है, किस स्केल पे, केल्विन स्केल पे। आप पहले से जानते हैं, ये आप पहले से जानते हैं कि जो स्केल होती है हमारी, कौन सी स्केल होती है बेटा, केल्विन स्केल होती है, ठीक। और इसमें जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है आपका, परफेक्ट गैस होता है। क्या होता है, परफेक्ट गैस होता है। तो हमको बेसिकली देखिए, अब जो चीज़ आप पहले से जानते हैं, हमने फिर आपसे कहा कि कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप, जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उसी को क्या कर देना बेटा, वेरीफाई कर देना। हमको क्या दिखा देना है, हमको ये दिखा देना है कि जो स्केल हम टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो कौन सी स्केल है हमारी, केल्विन स्केल है। कौन सी स्केल है, केल्विन स्केल है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कार्नोट इंजन का एप्लीकेशन लेकर के चलेंगे। अब देखिए कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अभी हमको देखिए पढ़े तो हैं हम कि इस तरह से डिपेंड करती है, पर अभी हम इस फॉर्मूले को क्या कर जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। अभी हमको ये पता है कि इफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कैसे करती है वो हमको नहीं पता। हालांकि हमको पता है पर हम मान रहे हैं कि हमको नहीं पता, है ना। आप जान रहे हैं कि इफिशिएंसी किसके इक्वल होता है, 1 - T2/T1 के इक्वल होता है, और ये डिपेंडेंस होता है। पर अभी आप क्या मान रहे हैं, आप जान रहे हैं इसको पहले से, पर अभी आप क्या मान रहे हैं कि इफिशिएंसी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए θ1 θ2 पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, पर किस तरह से कर रहा है वो हमको नहीं पता। हम ये रिलेशनशिप एक बार दिखा देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करके ये रिजल्ट निकालेंगे कि जो केल्विन स्केल होता है वही हमारा परफेक्ट गैस स्केल होता है, और उसी को हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, फिर इसमें लिखिए, लिखिए। चलिए तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट H2/H1 किसके इक्वल आ जाएगा आपका बताइए, 1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1, θ2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, H1/H2 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 1/1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1, θ2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, फंक्शन ऑफ θ1, θ। भाई बात समझ में आ रहा है आपका, देखिए समझिए पहले, H2/H1 किसके इक्वल था, 1 माइनस θ1 माइनस θ2, फंक्शन ऑफ θ1 θ2, ठीक। H1/H2 किसके इक्वल हो गया, 1/1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1 θ2। भाई अगर H2/H1 आपका θ1 और θ2 का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है H1/H2 भी किसका फंक्शन होगा, θ1 और θ2 का। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, फंक्शन ऑफ θ1 θ2। बात समझ आ रहा है ना, बात वही है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ट्विस्ट कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। डिपेंडेंस देखिए आपकी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर भी θ1 θ2 पे डिपेंडेंस थी, यहाँ पर भी θ1 θ2 पे क्या है, डिपेंडेंस है। बस फंक्शन बदल गया आपका, वहाँ पे f स्मॉल f था, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल F आ गया। छाप दीजिए, छापते रहिए। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिएगा। चल मुश्किल है क्या, चलिए फिर आगे लिखिए, देखिए इफ इंजन takes heat, if engine takes heat H1, if engine takes heat H1 at θ1, if engine takes heat H1 at θ1, या ऐसे लिखिए, if another heat engine, लिखिए if another heat engine takes heat H1 at θ1 and rejects heat H3 at θ3, then चलिए मिटा देते हैं इसको, देखिए देन देखिए समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए क्या मान रहे हैं आप कि कोई दूसरा हीट इंजन है जो H1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, H3 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, किस टेम्परेचर पे, θ3 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से H1/H3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1 θ3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, फंक्शन ऑफ θ1, θ। बात समझ में आ रहा होगा, छाप दीजिए। इक्वेशन कितना बना देंगे इसको, 3। मुश्किल है क्या, आसान है भाई। जैसे H1H2 था वैसे H1H3 हो गया, कंपेयर करके कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। चलिए अब लिखिए नाउ
H1/H2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, H1/H2 इंटू, अरे H1/H3 इंटू H3/H2 कैसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, चलिए छापिए। ठीक है, तो आप ये बताइए H1/H3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, फंक्शन ऑफ θ1, θ3 के, है ना, और H2/H3 कितना होता, फंक्शन ऑफ θ2, θ3 है कितना, H3/H2, मतलब इसका उल्टा, मतलब कितना हो गया, फंक्शन ऑफ θ2 माइनस θ2, θ। बात समझ नहीं आ रहा भाई, H2/H3 होता तो फंक्शन ऑफ θ2, θ3 होता, उसका उल्टा है, दोबारा पॉन करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, छाप दीजिए, छापते रहिए। So this implies that H1/H2 किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, फंक्शन ऑफ θ1, θ3 अपॉन किसके बताइए, फंक्शन ऑफ θ2, θ3। मुश्किल है क्या, चलिए इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा इसको बताओ, 4 बना देंगे क्या, 4 बना दीजिए, चलिए चलिए फिर आगे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 देखिए कुछ भी नया नहीं जानना है इसमें आपको, अब तक जो पढ़ रहे हैं 2 दिन से कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप, सब पुराना ही है, बस इधर से उधर से इधर करना है, यही है इसमें मैनिपुलेशन है बस। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी सी दैट θ3 is in numerator and denominator, hence we can write देखिए समझिए पहले क्या देखा आपने देखा कि θ3 बेटा दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ θ1, θ3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, फाई θ1, फाई θ3 एंड फंक्शन ऑफ θ2, θ3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई θ2 अपॉन फाई θ। समझिए पहले कोई अंतर नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका θ1, θ3 का फंक्शन है, राइट हैंड साइड भी θ1, θ3 का क्या बेटा फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका θ2, θ3 का फंक्शन है, राइट हैंड साइड भी आपका θ2, θ3 का क्या बेटा फंक्शन है ना, बस डिपेंडेंस थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई, यहाँ पर फंक्शन आपका सीधा था, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म का है, पर डिपेंडेंस देखिए वही है, नेचर चेंज हुआ है, डिपेंडेंस आपका वही है, यहाँ भी θ1, θ3, यहाँ भी θ1, θ3, यहाँ भी θ2, θ3, यहाँ भी θ2, θ। रिप्रेजेंटेशन बस आपने बदल दिया, डिपेंडेंस पे कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ा, ठीक है, छाप दीजिए, लिखिए हियर बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वो बहुत मुश्किल नहीं होगा, इधर से उधर करना है बस। किताब से आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और किताब से पढ़ेंगे क्यों, इतना टाइम कहाँ आप लोग के पास है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम रील है, और क्या है, यूट्यूब भी है, और भी कई बेवकूफ़ों वाले ऐप हैं, हम तो खैर यूज़ नहीं करते। व्हाट्सअप के अलावा एक टेलीग्राम है, फेसबुक से हम डिलीटेड हो चुके हैं पूरी तरीके से 1.5 साल से। किसी की शादी वादी होती है तो अब पता, कल मेरे एक दोस्त का वलीमा था,
उसमें हम गए तो पता चला एक और दोस्त था, मतलब उसकी शादी हो चुकी थी। तो कहा तुम दिखे नहीं फेसबुक पे, कार्ड हम भेज ही नहीं पाए। नंबर पहले के मोबाइल में नंबर तो सेम ही आप फ़ोन में होता था, तो मोबाइल गया तो नंबर भी गया। तो उसके पास मेरा नंबर था, कल नंबर फिर एक्सचेंज किया। उसकी शादी वादी हो चुकी है, वैसे लॉकडाउन में ही कर लिया पैसा बचाने के लिए। लॉकडाउन में बहुत लोग शादी किए पैसा बचाने के लिए, है ना। लड़के वाले तो बहुत पैसा बचा लिए लॉकडाउन में, दहेज पूरा लिए हैं, दहेज में कमी नहीं हुआ है, दहेज लड़के वाले पूरा लिए हैं। पर जो खिलाना पिलाने का होता था, जो खर्चा करना होता था, वो लोग बचा लिए अपना। और फिर कोरोना था, कोरोना क्या करें, कोरोना था तो अरे रुक गए रहते, कुछ दिन रुक गए रहते। पर ये भी था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे तब तक। वो सच्चा भैया पहले शादियाँ कर लो, बचेंगे नहीं बचेंगे कौन जाना, शादी करके दहेज बटोर लो, बाद में देखा जाएगा। चलिए यार देखिए, हियर फाई इज़ another function of, here phi is another function of theta. Here phi is another function of theta. Here phi is another function of theta. चलिए अब लिखिए such that आपको क्या मिलेगा बताइए। h1 अपॉन h2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। देखिए h1 अपॉन h2 किसके इक्वल है बेटा, f थीटा 1 कॉमा थीटा 3, f थीटा 2 कॉमा थीटा 3। f थीटा 1 कॉमा थीटा 3 की वैल्यू कितनी ली आपने, फाई थीटा 1 फाई थीटा 3। f थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू कितनी ली आपने, फाई थीटा 2 फाई थीटा 3। जब वैल्यू आप रखेंगे h1 अपॉन h2 करेंगे तो थीटा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमको बेटा, हमको मिलेगा फाई थीटा 1 कॉमा फाई थीटा 2। छाप दीजिए। चलिए इसको एक क्वेश्चन कितना बना देंगे बेटा बताओ, 5। छापिए जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। लिखिए सिंस जल्दी करिए, लिखिए सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड h1 इज ग्रेटर देन h2। ये बात आप पहले से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आप पहले से लेकर चल रहे हैं कि थीटा 1 किससे बड़ा है बेटा, थीटा 2 से, और h1 किससे बड़ा है बेटा, h2 से, ठीक है ना। तो इस तरह का जब फंक्शन होता है, जैसे फाई किस तरह का फंक्शन है ये आपको नहीं पता, आप बस ये जानना है कि फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, है ना। किस तरह का फंक्शन है ये आपको नहीं पता। अब आप एक बात बताइए, y इज इक्वल टू अगर mx प्लस सी है, y इज इक्वल टू अगर mx प्लस सी है, और x मतलब y क्या है बेटा आपका, फंक्शन ऑफ क्या है बेटा, x है, फंक्शन ऑफ क्या है बेटा, x है। तो अगर x में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा तो y में भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर इस तरह का फंक्शन है तो x में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो y भी बेटा क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, यहाँ पे देखिए वही सिचुएशन है, थीटा 1 को आप, थीटा 1 किससे बड़ा है बेटा, थीटा 2 से, और h1 किससे बड़ा है, h2 से। मतलब क्या, ले दे करके जो हमारा फंक्शन है थीटा फाई थीटा 1 वो किससे बड़ा हो जाएगा, फाई थीटा 2 से। और इस तरह के फंक्शन को पता है हम क्या कहते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। मतलब जो फंक्शन आपने सपोज किया था, जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई कि थीटा के साथ वो फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है वो, लीनियर। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स अगर हम लिख दें तो आप ये नहीं बता सकते कि y कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है। आप ये बता ले जाएंगे कि y x पे डिपेंड करता है, पर किस तरह से डिपेंड करता है ये आप नहीं बता सकते हैं। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हमने लिख दिया तब आप बता लेंगे। कैसे बता लेंगे, आपने देखा कि x के इंक्रीज करने पे y हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस तरह के फंक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। तो मतलब क्या समझ में आया हमको कि अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड में h1 हमारा h2 से बड़ा है, तो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि फाई थीटा 1 किससे बड़ा होगा, फाई थीटा 2 से। और ये इस बात को प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है, कि जो हमारा फाई है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो कैसा फंक्शन है हमारा बेटा, लीनियर फंक्शन है। छाप दीजिए, लिखिए 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 लिखिए, द फाई थीटा, लिखिए ऐसे लिखिएगा, द फाई थीटा इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ
इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ, लीनियर फंक्शन, यहाँ पे फिर ऐसे लिखेगा θ1 greater than θ2 and h1 greater than h2 implies that phi θ1 is greater than phi θ2. लिखिए फिर लिखिए thus phi theta is a linear function of theta is a linear function of theta and can be expressed to measure temperature and can be expressed to measure temperature. If we suppose that phi theta represents a temperature tau, on a new scale, then अब देखिए then h1 upon h2 को क्या हम τ1 upon τ2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। h1 upon h2 किसके इक्वल था? phi θ1 upon phi θ2 के। तो phi थीटा को हमने क्या ले लिया? टाउ ले लिया। तो h1 upon h2 किसके इक्वल हो गया? τ1 upon τ2 के। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए? 6। कितना बना देंगे? 6। चलिए छापिए, जल्दी छापिए, लिखिए फिर लिखिए दिस इक्वेशन 6 defines the Kelvin's absolute thermodynamic scale, of temperature, absolute thermodynamic scale of temperature। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके the ratio of any two temperature on this scale is equal to the ratio of heat absorbed is equal to the ratio of heat absorbed and rejected by a Carnot's reversible engine working between these two temperatures, फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके we have already seen that इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए the efficiency of a Carnot's engine using a perfect gas as the working substance is given by क्या होता है बेटा? ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 माइनस H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू किसके? 1 माइनस T2 अपॉन T1 के।
तो यहाँ से H2 अपॉन H1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ, T2 अपॉन T1 के, या H1 अपॉन H2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, T1 अपॉन T2 के। छाप दीजिए और इसको इक्वेशन कुछ बना दीजिएगा। अच्छा, इसको भी डब्बे में कर दीजिएगा और इसको भी डब्बे में कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन 7 बना दीजिएगा। चलिए, ठीक है, लिखिए वेयर, जल्दी करिए जल्दी करिए, लिखिए लिखिए वेयर H1 amount of heat, where H1 amount of heat, where H1 amount of heat, H1 amount of heat taken at temperature T1, taken at temperature T1, taken at temperature T1, and H2 amount of heat, and H2 amount of heat, and H2 amount of heat rejected by system, rejected by system, H2 amount of heat rejected by system, rejected by system at temperature, at temperature, at temperature T2, at temperature T2। फिर लिखिए comparing both equations, comparing both equations, comparing both equations 6 and 7, comparing both equations 6 and 7, 6 and 7, we get, comparing both equations 6 and 7, वी गेट क्या मिलेगा बेटा, T1 अपॉन T2 किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, τ1 अपॉन τ2 के। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जरा 2 मिनट का पॉज लेते हैं, आपको समझाते हैं। बहुत लिख लिया आप लोगों ने, समझिए। देखिए हुआ क्या, देखिए पहले हुआ क्या, समझिए। पहले आपने क्या किया, इक्वेशन 6 तक आपने क्या दिखाया, आपने दिखाया कि कार्नोट इंजन में जो हम हीट का रेशियो हमको मिलता है वो बेसिकली टेम्परेचर की एक लीनियर स्केल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और टेम्परेचर की उस लीनियर स्केल को हम केल्विन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन स्केल कहते हैं। ठीक। और इफ़िशियंसी का जो पुराना फार्मूला था, इफ़िशियंसी का जो पुराना फार्मूला था, उससे आपने क्या देखा कि H1 अपॉन H2 किस पे डिपेंड कर रहा है, T1 अपॉन T2 पे। और यहाँ जो T1 अपॉन T2 आपका होता है, इसको हम परफेक्ट गैस स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट गैस स्केल। क्यों परफेक्ट गैस स्केल कहते हैं, क्योंकि कार्नोट इंजन में जो फ्यूल होता है, जो वर्किंग सबस्टेंस होता है, वो क्या होता है बेटा, हमारा परफेक्ट गैस होता है। ठीक है ना। तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी से आपने H1 अपॉन H2 किसको दिखा दिया, T1 अपॉन T2 के, विच इज परफेक्ट गैस स्केल। और कार्नोट इंजन के ही फॉर्मूले को सॉल्व करके आपने लीनियर डिपेंडेंस दिखाई, और जिसको आपने कहा वो कौन सी स्केल है बेटा, केल्विन स्केल है। और दोनों क्योंकि आपस में इक्वल थे, तो इसका मतलब क्या है, जो केल्विन स्केल होता है वही आपका क्या होता है, परफेक्ट गैस स्केल होता है। और उसी को हम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। एक लाइन लिख डालिए, लिखिए दैट इज the ratio of any two temperatures, that is the ratio of any two temperatures, that is the ratio of any two temperatures on the Kelvin's thermodynamic scale, on the Kelvin's thermodynamic scale, on the Kelvin's thermodynamic scale is the same as on the perfect gas scale, is the same as on the perfect gas scale, is the same as on the perfect gas scale। ठीक है, चलिए एक छोटी सी हेडिंग और डाल दीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी के साथ। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। हेडिंग डालिए, नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। जल्दी करिए, नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव टेम्परेचर is not possible, negative temperature is not possible, negative temperature is not possible, is not possible। ठीक है, चलिए फिर लिखिए एनी टेम्परेचर, इसमें लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखिए एनी टेम्परेचर। जल्दी खत्म करिए, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी खत्म कराइए। लिखिए एनी टेम्परेचर लेस देन, any temperature less than 0, any temperature less than 0,
or a negative temperature or a negative temperature or a negative temperature is not possible at absolute scale फिर लिखे at absolute scale, ठीक है। फिर लिखे to prove it let T2 is equal to minus T। to prove it let T2 is equal to minus T। T2 is equal to minus T। फिर लिखे then efficiency of engine is given by ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 1 माइनस T2 अपॉन T1 के होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 के होता है। तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 1 प्लस T बाई T1 के, 1 प्लस T बाई T1 के, और 1 प्लस T बाई T1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ईटा की वैल्यू 1 से बेटा क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। और क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। एक लाइन लिख डालिए, लिखिए दैट इज, जल्दी करिए, लिखिए दैट इज द efficiency of engine is greater than unity which is against the second law of thermodynamics, and hence impossible। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए thus we conclude that second law of thermodynamics and hence impossible, thus we conclude that at Kelvin's absolute scale, negative temperature is not possible। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, कैमरा ऑफ कर देना।